अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 की दुर्घटना में अब तक 265 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 241 विमान यात्रियों के अलावा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मौजूद 24 छात्र भी हैं। ये कल्पना से भी परे है कि न सिर्फ वो लोग जो इस विमान में सवार थे, बल्कि वो लोग जो कैंटीन में बैठकर बस दोपहर का खाना खा रहे थे, ये आसमानी आफत उनके सिर पर आई और बच्चों की जान चली गई, रेसिडेंट डॉक्टर्स की जान चली गई। इस दुर्घटना ने सिर्फ भारत पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर असर डाला है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस दुर्घटना के कारणों की तलाश कर रहे हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स जानना चाहते हैं कि आखिर किन वजहों से ऐसा विमान क्रैश हो गया जो आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ था। इस दुर्घटना ने बोइंग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, इसीलिए बोइंग कंपनी भी परेशान है। लगातार उसके शेयर्स में भी गिरावट आ रही है। अब सभी की नजर इस विमान के ब्लैक बॉक्स पर है, जो इस हादसे की पूरी गुत्थी को सुलझाएगा। हम आपको समझाएंगे कैसे। ब्लैक बॉक्स चमकदार नारंगी रंग इसका होता है। चमकदार नारंगी रंग का एक डिवाइस होता है जिसमें विमान के कॉकपिट में होने वाली हर बातचीत रिकॉर्ड होती है। इसमें पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो एटीसी है, पायलट और एटीसी के बीच जितनी भी बातचीत होती है, इसके साथ साथ अगर दोनों पायलट आपस में बात करें, यानी कैप्टन सुमित सबरवाल ने अपने को पायलट से जितनी बातें की हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। विमान का ब्लैक बॉक्स किस तरह का दिखता है ये हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये ब्लैक बॉक्स विमान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, यानी जो टेल का हिस्सा होता है उसमें ये फिट किया जाता है। अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान का पिछला हिस्सा एक बिल्डिंग से फंसा हुआ दिखाई दिया था और हिस्से को बाद में ये ब्लैक बॉक्स बरामद किया है। ब्लैक बॉक्स विमान की एक तरह से आप सोचिए सबसे मजबूत चीज होती है। ये 1100 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल सकता है। पानी में लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसमें टूट फूट नहीं होती। यही नहीं, इसमें अंडर वाटर बीकन लगा होता है ताकि अगर समंदर में गिरे तब भी इसको ढूंढा जा सके। और ये सिर्फ एयर सेफ्टी के लिए ही बनाया गया है ताकि किसी भी हाल में अगर कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, इस ब्लैक बॉक्स से पता लग जाएगा कि आखिर आखिरी लम्हों में पायलट को पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, पायलट ने एटीसी को क्या संदेश दिया, जिससे समझ में आएगा कहां पर खराबी थी। फिर आगे की जांच होती है। देखिए, ब्लैक बॉक्स के अंदर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, डीएफडीआर इसे कहा जाता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। न सिर्फ सीवीआर जिसमें आप बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, बल्कि ये जो डीएफडीआर है, एफडीआर है, ये बहुत रेलेवेंट होता है। इसमें डेटा मिलता है जिसको एनालाइज किया जाता है। सीवीआर में पायलट, को पायलट, क्रू मेंबर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हुई जो बातचीत है वो रिकॉर्ड होती है। और एफडीआर ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए इस विमान में तो बातचीत बहुत कम हुई। टेक ऑफ के फौरन बाद 40 सेकंड वहां पर पहुंचने से गिरने में उसे 40 सेकंड 50 सेकंड लगे। ऐसे में ये जो एफडीआर है ये विमान की गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन का व्यवहार, मतलब इंजन में क्या एनर्जी दे रहा था, थ्रस्ट मिल रहा था, थ्रस्ट नहीं मिल रहा था, विमान में फ्यूल के स्तर, इन सब से जुड़ी जानकारी इसमें रिकॉर्ड होती है। एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब इसके डेटा का एनालिसिस किया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि हादसे की वजह आखिर थी क्या। ये सबसे बड़ी मिस्ट्री, सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई विमान हादसा होता है तो एक खास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन होता है, एसओपी जिसे कहा जाता है। अहमदाबाद विमान हादसे में उन देशों की संस्थाएं जांच करेंगी जो किसी न किसी तरीके से इस हादसे से जुड़ी हुई है। इस विमान हादसे की जांच भारत, चूंकि यहीं पर यह हादसा हुआ है, यहीं से ये विमान था, ब्रिटेन और अमेरिका की संस्थाएं करने वाली है। हादसा भारत में हुआ, इससे भारत की तरफ से 2 एजेंसियां इसमें शामिल हो रही है, डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एएआईबी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये दोनों इसकी जांच करेंगे। यह हादसा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में हुआ है और बोइंग एक अमेरिकी विमान कंपनी है, इसीलिए इस हादसे की जांच अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी करेगा क्योंकि बोइंग एक अमेरिकी कंपनी है। विमान अहमदाबाद से जा रहा था ब्रिटेन गैटविक, मतलब गैटविक लंदन एयरपोर्ट। इसमें 53 ब्रिटिश नागरिक भी थे, इसीलिए ये जो एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है यूके का, ब्रिटेन का, वो भी इसमें एएआईबी भी शामिल हो रहा है। तो 3 देशों की जांच एजेंसियां इसमें जुटेंगी।
विमान हादसों की जांच करने वाली संस्थाओं का पहला लक्ष्य हादसे के सही कारणों की तलाश करना होता है। वजह क्या थी? ये संस्थाएं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करती, बल्कि अपनी जांच रिपोर्ट में केवल हादसे की वजह बताते हैं, ताकि आने वाले समय में उन वजहों से अन्य हादसे ना हो। पूरा पर्पस, पूरा लक्ष्य यही होता है कि अगर कहीं पर कोई लूप होल है, कुछ चूक है, तो उसको कैसे आने वाले वक्त में तमाम उड़ानों के लिए उसको ठीक किया जाए। हादसे की जांच में ब्लैक बॉक्स के डेटा का पूरा विश्लेषण किया जाता है। इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग में दर्ज आवाजों को की जानकारी ली जाती है, समझने की कोशिश होती है कि आखिर क्या कहा जा रहा है, उसके क्या मायने हो सकते हैं। थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, क्या पायलट को शक है ईंधन नहीं मिलने का, या वेट पीछे ज्यादा होने का, अगर स्टॉल हो रहा है तो पायलट की नजर में क्या दिख रहा है। देखिए, एफडीआर के मिल जाने से विमान के डेटा के साथ उसका एक मिलान किया जाता है, हादसे के कारण तलाशे जाते हैं। जांच एजेंसियां कई तरह की जानकारियां इकट्ठा करेंगी, जैसे विमान का जो रेडार डेटा है, एटीसी से जो बातचीत है, विमान की जो ट्रैजेक्टरी है कि वो टेक ऑफ करता है और कैसे वो गिरता है, कितने एंगल पर है, विमान के मेंटेनेंस का देखिए पूरा इतिहास, कब कब मेंटेनेंस के लिए उसे रखा गया और मेंटेनेंस के लिए उसे भेजा गया। पायलट्स की काबिलियत, जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, दोनों पायलट्स का कंबाइंड अगर देखिए तो 9300 से ज्यादा घंटे फ्लाइंग आवर्स थे। हम लोग तो खैर एक फ्लाइट जब लेते हैं 10 घंटे का, इनके पास 9300 से ज्यादा घंटों की फ्लाइंग एक्सपीरियंस अनुभव था। पायलट्स की काबिलियत है, उनकी ट्रेनिंग है, इसके अलावा एयर इंडिया के काम करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसका भी विश्लेषण होगा। यानी एयर इंडिया की भी स्क्रूटनी की जाएगी कि किस तरह से वो विमान के मेंटेनेंस को देखते हैं, किस तरह से जो टेस्ट वहां पर पूरे किए जाने थे टेक ऑफ से पहले वो किए गए नहीं किए गए। यही नहीं, जांच एजेंसियां विमान के मलबे की भी जांच करेंगी, एटीसी के अधिकारियों से पूछताछ होगी, उनको वहां पर क्या मिला, विमान का मेंटेनेंस देखने वाले क्रू से पूछताछ होगी मेंटेनेंस पर। यह पता लगाया जाएगा कि हादसे के वक्त अहमदाबाद का मौसम कैसा था, तापमान कितना था, पायलट की सेहत कैसी थी, सुरक्षा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाएंगे। सारी प्रक्रिया देखिए, सारी प्रक्रिया देखनी पड़ती है, 360 डिग्री जिसे कहा जाता है, हर नजरिए से, हर एंगल से जांच करनी होगी। सारी प्रक्रिया के बाद विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर ही आएगी। फिर फाइनल रिपोर्ट वो लगभग 1 साल 12 महीने के अंदर पेश करनी होगी। रिपोर्ट में हादसे की वजह तो बताई ही जाएगी, इसके अलावा इन हादसों से कैसे बचा जाए इसके बारे में भी जरूर बताया जाएगा। यहीं से तो आगे की कहानी होगी, आगे की बेहतरी होगी, अन्य विमानों में सेम मतलब ऐसा ही मुश्किल ना आए इसका ध्यान रखा जाएगा। इसी एसओपी के जरिए दुनिया भर में हुए अभी तक के जितने विमान हादसे हैं उनकी जांच की जाती है। विमान हादसे की जांच कितनी कामयाब रहती है, इसका एक उदाहरण वर्ष 2009 में दिखा था। वर्ष 2009 में ब्राजील से पेरिस जा रहे एयर फ्रांस का विमान एयरबस A330 समंदर में क्रैश हो गया था। इस हादसे में 228 लोग मारे गए थे। हादसे के 2 साल बाद विमान का ब्लैक बॉक्स समंदर में 4000 फीट की गहराई में मिला था। सोचिए, 2 साल तब लग गए थे ब्लैक बॉक्स को खोजने में, 4000 फीट समुद्र के नीचे। इसके एफडीआर और सीवीआर दोनों के डेटा एनालिसिस से जांच एजेंसियों ने हादसे का कारण बता दिया। एफडीआर से पता चला कि विमान तय सीमा से ज्यादा ऊंचाई पर उठ रहा था, जो हाइट उसे अलॉट किया गया था उससे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिससे विमान के सेंसर्स पर बर्फ जम गई थी। इतना सोच के तो बड़ा डर लगता है जो वजह जिस तरह की रहती है। सीवीआर की रिकॉर्डिंग में पता चला कि पायलट्स भ्रम की स्थिति में थे और उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि सेंसर्स काम क्यों नहीं कर रहे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि सेंसर्स काम क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उनकी ऊंचाई ज्यादा थी तो वहां पर जो सेंसर्स हैं उन पे बर्फ जम गई थी। देखिए, फाइनल रिपोर्ट में बताया गया कि यह हादसा तकनीकी गड़बड़ी और पायलट्स की ट्रेनिंग में कमी की वजह से हुआ था। हर जगह की अपनी एक यूनिकनेस रहती है, एक बिल्कुल अलग वजह रहती है। ज्यादातर हादसों में अगर आप देखिएगा तो सब में आपको एक सामान्य या ये फेल हो गया इतना सरल नहीं होता है। रिपोर्ट में बताया गया कि पायलट्स ने विमान के ऑल्टीट्यूड यानी उड़ान की ऊंचाई का सही अंदाजा नहीं लगाया, जिससे बर्फ जमी, हादसा हो गया। एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स ने
अब ये जो विमान है, देखिए बोइंग कंपनी है अमेरिका की, बोइंग की खामियां और अहमदाबाद हादसे के वीडियोस के आधार पर अलग अलग आकलन दिए हैं। इस हादसे की तस्वीरों के आधार पर एयर इंडिया के पूर्व पायलट कैप्टन एनके बेरी का मानना है कि हादसे की एक वजह फ्यूल का सही तरीके से इंजन तक ना पहुंचना हो सकता है। अब उनके मुताबिक क्या है? उनके मुताबिक इसी वजह से ईंधन नहीं मिला, थ्रस्ट नहीं मिला होगा और कैप्टन ऊपर उड़ान भर ही नहीं पाए इस विमान के साथ। देखिए, ये जो साहब आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं कैप्टन एनके बेरी हैं। 30 साल तक एयर इंडिया के साथ काम कर चुके हैं। उन्हें 20,000 घंटे की उड़ान का अनुभव है, जो कि लगभग 3 गुना आप समझ लीजिए है जो पायलट उस पर सवार थे। वो क्या कह रहे हैं, उनकी नज़र में क्या वजह दिख रही है? वो फ्यूल, वो ईंधन से इसे जोड़ रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए कैप्टन नरेश कुमार बेरी जी हैं, जो 30 साल तक एयर इंडिया में इन्होंने जहाज उड़ाए हैं। इसके अलावा 47 साल का टोटल एक्सपीरियंस है। सुमित सबरवाल भी इनके साथ को पायलट के तौर पर जहाज उड़ा चुके हैं। हम इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से पूरा देश स्तब्ध है, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं आ पा रहा और लोग समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि वो 40 सेकंड जिस तरीके से वो विजुअल है कि एकदम से उड़ता है और फिर वो 625 फीट के बाद वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है। तो आपको क्या लग रहा है? और आप तो सुमित सबरवाल को जानते भी हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। देखिए जी, जहाज़ ने टेक ऑफ किया है, पूरा टेक ऑफ रन किया है, उसके बाद उसने एयरबॉर्न भी किया है, उसके बाद उसने लैंडिंग गियर अप नहीं किए। उसी दौरान उसको मुझे लगता है बहुत इंजन फ्लेम आउट हुए हैं या फ्यूल कट हुआ है उसका, जिससे पावर लॉस हो गई टोटल। जो शुरू का मोमेंटम था जिससे वो टेक ऑफ हुआ है, उसी से ही वो जितना ऊपर जा सका वो गया। उसी दौरान मेडे 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 उस कैप्टन ने बोला है या को पायलट ने बोला होगा, जो भी CVR में पता लग जाएगा और DFDR में सारा कुछ इसका पता लग जाएगा कि फ्यूल कट हुआ है या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ है, कुछ ना कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आई है। आप सुमित सबरवाल को सर कब आपके साथ थे और किस पोजीशन पे थे? वो तो हमारे सामने ही फ्लाइंग करना सीख रहे थे। दिल्ली फ्लाइंग क्लब में उन्होंने फ्लाइंग की। सुमित सबरवाल जब मेन पायलट थे, तो आपको लगता है कि किस तरीके से उन्होंने सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की होगी? और एक पायलट के तौर पर क्या कुछ हाथ में रहता है अगर ऐसी सिचुएशन आती है? पायलट के पास क्या तरीके रह जाते हैं सर? देखिए जी, जब हमारे पास पावर नहीं होती तो विंग्स लेवल करके वो नोज़ अप करके जितना आगे से आगे जा सका, उसकी स्पीड कम होती गई, ड्रैग ज़्यादा मिलता गया, उसमें फ्लैप्स भी थे और आपका लैंडिंग गियर भी नीचे था। उससे जितना जा सका वो गया और आगे जाके फिर वो एक बॉल की तरह नीचे गिरा, हॉस्टल में लगा, उसके बाद नीचे गिरा। इसी तरह के एक पूर्व अमेरिकी पायलट कैप्टन स्टीव ने भी अपना आकलन बताया है। अब देखिए, कैप्टन स्टीव को बोइंग 777 जैसे विमान उड़ाने का काफी अनुभव है। उनके मुताबिक यह हादसा लिफ्ट लॉस यानी ऊपर उठने में परेशानी की वजह से हुआ है। उन्होंने वीडियो विश्लेषण के आधार पर बताया कि टेक ऑफ के वक्त विमान के विंग्स के जो फ्लैप्स हैं वो ऊपर की ओर थे, जिससे लिफ्ट कम हो जाती है। अब देखिए, बोइंग विमानों को लेकर भी अब दुनिया भर के हवाई यात्रियों को संदेह रहता ही है। पिछले काफी समय से बोइंग के विमानों में छोटी छोटी कई खामियां मिली हैं, जिनसे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अहमदाबाद में हुए हादसे को लेकर बोइंग 787 पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और DGCA ने ही भारतीय एयरलाइन कंपनियों को सेफ्टी जांच बढ़ाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इनमें भी खास तौर से जिन एयरलाइन कंपनियों के पास बोइंग 787 है, इनको ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया है। DGCA के नए आदेश में कहा गया है कि हर फ्लाइट के डिपार्चर से पहले कुछ अनिवार्य जांच की जाएगी, जैसे फ्यूल पैरामीटर मॉनिटरिंग और उससे जुड़े हुए सिस्टम की जांच की जाएगी। मतलब ईंधन से जुड़ी हुई बहुत सख्त जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा केबिन में हवा का दबाव, एयर प्रेशर, इंजन कंट्रोल सिस्टम से जुड़े टेस्ट, क्योंकि आप एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका भी टेस्ट करना है। हाइड्रोलिक सिस्टम और टेक ऑफ के मानकों की रोजाना समीक्षा करनी होगी, रोजाना, डेली।
देखिए, विमान हादसे के बाद बोइंग 787 पर डीजीसीए की पैनी नजर है, इसलिए सभी 787 ड्रीम लाइनर्स की जांच की तैयारी भी की जा रही है। भारत में अगर आप देखिए तो अभी केवल 2 एयरलाइन कंपनीज हैं जिनके पास बोइंग 787 है। इसमें एयर इंडिया है जिसके पास 27 बोइंग 787-8 जो वर्जन है वो है, और वहीं जो विस्टारा एयरलाइंस है उनके पास 6 बोइंग 787-9 वर्जन है। दुनिया के 30 देशों की एयरलाइन कंपनियों में कुल 398 बोइंग 787-8 विमान इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें अमेरिका, जहां अमेरिकी एयरलाइंस के पास 82, यूके जहां पर 25, कतर जहां पर 30, भारत के पास 27, चीन के पास 26, जापान के पास 67, सिंगापुर के पास 12 और ऑस्ट्रेलिया के पास 11 बोइंग 787-8 वर्जन है। बोइंग के विमानों पर, मतलब इस वक्त भी जब हम चर्चा कर रहे हैं, इतनी कंपनियों के बोइंग विमान आसमान में टेक ऑफ लैंडिंग कर रहे हैं। बोइंग के विमानों पर एविएशन एक्सपर्ट सवाल उठाते रहे हैं। बोइंग पर हमेशा से खराब क्वालिटी के पार्ट्स इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। पिछले ही साल अमेरिका के अलास्का में 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे बोइंग 737 विमान का दरवाजा टूटकर गिर गया। इस वीडियो ने, इन तस्वीरों ने पूरे विश्व को हैरान कर दिया था। इस मामले में यूएस कांग्रेस में बोइंग के तत्कालीन सीईओ डेव कालोन जो है उनकी पेशी हुई थी और वहां उनसे बोइंग कंपनी की लापरवाही को लेकर सवाल जवाब किए गए थे। उस सुनवाई का एक हिस्सा हम आपको सुनवाते हैं। आप भी दंग रह जाएंगे कि सामने बैठा व्यक्ति कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा है। आपको भी पता चलेगा बोइंग कंपनी को लेकर कितने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, उसके सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही पर। सुनिए। तो सुना आपने, जो मोटी तनख्वाह बोइंग के इन अधिकारी को मिल रही थी उसकी चर्चा करते हुए सेनेटर ने सख्त सवाल दागे और सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। सुरक्षा मानकों, सुरक्षा जांच में जिस तरह का मखौल उड़ाया जा रहा है, होटल के की कार्ड, चीज के कपड़े से, मतलब ऐसी ऐसी चीजों की उन्होंने चर्चा की जिसमें खुलकर उन्होंने जो लापरवाही सुरक्षा मानकों में है उस पर ध्यान खींचा। सुरक्षा को लेकर खास तौर पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से घेरा। ये देखिए, 18 जून 2024 की ये हियरिंग थी और एक साल के अंदर ये बड़ा हादसा बोइंग में हुआ है। देखिए, बोइंग विमानों को खराब पार्ट्स को लेकर वर्ष 2019 में भी सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। बोइंग के क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जॉन बर्नेट ने मीडिया को बताया था कि बोइंग कंपनी ने अपने 787 ड्रीम लाइनर को बनाने में जल्दबाजी की थी और इसीलिए उसने इस विमान में खराब पार्ट्स का इस्तेमाल किया था। इस मामले में बोइंग कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस चला और एक सुनवाई में जॉन बर्नेट ने यह बताया कि विमान में इस्तेमाल होने वाले कई पार्ट्स नकली हैं और विमान का इमरजेंसी ऑक्सीजन जो सिस्टम है वो भी 2M दर्जे का है। मतलब इमरजेंसी की स्थिति में जो वहां पर मौजूद यात्री हैं उनको 2M दर्जे का लाइफ सेविंग मैकेनिज्म ऑक्सीजन वाला मिलेगा, जिसका फेलियर रेट 25% है। यानी 787 ड्रीम लाइनर के केबिन में उड़ते समय हवा का दबाव कम हुआ तो विमान के 25% हिस्से में बैठे यात्रियों का दम घुटने लगेगा। 62 वर्षीय जॉन बर्नेट बोइंग के खिलाफ एक विसल ब्लोअर थे। विसल ब्लोअर यानी कंपनी में काम करने वाला कोई ऐसा शख्स जो कि अपनी नौकरी को भी ताक पे रखकर अगर वहां गड़बड़ियां चल रही हैं तो वो खुलकर पब्लिक में आकर उस मुद्दे को उठाता है। ऐसे ही विसल ब्लोअर थे ये जॉन बर्नेट। बोइंग कंपनी के साथ उनका 30 सालों का अनुभव था। बोइंग में चल रही धांधली के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया था, लेकिन अगली सुनवाई से पहले जॉन बर्नेट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उन्हें किसी व्यक्ति ने गोली मार दी थी। बड़ी चर्चा हुई थी तब, बहुत सारे सवाल पूछे गए थे और हमेशा यह माना जाता है कि जो ऐसे बड़े कॉरपोरेट्स हैं जिनका बहुत दबदबा रहता है, जिनका बहुत पैसा दांव पर होता है, वो अनएथिकल यानी अनैतिक तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि अभी तक हादसे को लेकर जितने भी आकलन किए जा रहे हैं वो शुरुआती जानकारी के आधार पर ही किए जा रहे हैं। इसीलिए अभी तक कंक्लूसिवली कुछ पर भी, किसी एक चीज पर या किसी एक कंपनी के खिलाफ या किसी एक बिंदु पर पूरे हादसे को मढ़ देना सही नहीं होगा।
अभी हादसे की असली वजह ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्डिंग की जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। अभी तो ज्यादातर जो एविएशन एक्सपर्ट्स है वो इंजन फेलियर, अन्य तकनीकी खराबी को लेकर बोइंग के विमान को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। कहते हैं कि विमान की लैंडिंग देखकर आप पायलट के अनुभव का अंदाजा लगा सकते हैं, कितना स्मूथ वो लैंडिंग कराते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लैंडिंग सबसे मुश्किल काम होता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा विमान हादसे लैंडिंग के वक्त ही होते हैं। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क नाम की एक संस्था ने विमान हादसों को लेकर एक रिपोर्ट दी है, जिसके मुताबिक दुनिया के करीब 37% विमान हादसे 37% लैंडिंग के वक्त होते हैं। यह हम आपको पूरा दिखा रहे हैं हर स्टेज पर। 24% हादसा उड़ान के दौरान, बीच में जो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा। दूसरी बड़ी जगह जहां पर होती है। 10% हादसे सिर्फ टेक ऑफ के समय होते हैं। 18% हादसे एयरपोर्ट पर मौजूद रहते वक्त, 3% हादसे टेक ऑफ के बाद शुरुआती चरण में ऊपर उठते वक्त, 7% हादसे लैंडिंग से पहले ऊंचाई से नीचे की तरफ आते हुए होते हैं। अब देखिए, अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ वो टेक ऑफ के बाद ऊपर उठने के शुरुआती चरण में ही हो गया, समय ही नहीं मिला। आप ग्राफिक्स में भी देख सकते हैं कि इस दौरान सबसे कम विमान हादसे होते हैं 10%। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं सबसे 3%। ये देखिए, यहां पर शुरुआती उड़ान में सिर्फ 3% होते हैं। टेक ऑफ के ही समय शुरू में 10% फिर भी होते हैं, लेकिन शुरुआती उड़ान में सिर्फ 3%। उसमें भी ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर ये हुआ है जिसमें विमान फौरन गिर जाता है, एकदम सडन डिसेंट, 40 सेकंड के अंदर वो क्रैश कर जाता है और आग के गोले में तब्दील हो जाता है।